प्रकृति में गहराई से देखो और तब तुम सब कुछ बेहतर ढंग से समझ पाओगे। ये शब्द एल्बर्ट आइंस्टाइन के हैं और आज के हमारी पड़ताल के लिए ये बिल्कुल सटीक बैठते हैं। आज हम भारत की जलवायु प्रतिज्ञाओं की गहराई में उतर रहे हैं और इसका आधार है द हिंदू में प्रकाशित एक बहुत ही बेहतरीन लेख। ये एक ऐसा विषय है जो यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो जरूरी है ही, लेकिन हम सबके भविष्य से भी जुड़ा है। तो हमारा मिशन सिर्फ हेडलाइन नंबर को देखना नहीं है, बल्कि उनकी तह तक जाना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पेरिस शिखर सम्मेलन में भारत ने जो वादे किए थे, उनकी जमीनी हकीकत क्या है। तो एक बार जल्दी से उन 4 मुख्य लक्ष्यों को याद कर लेते हैं। पहला था 2030 तक उत्सर्जन की तीव्रता यानी एमिशंस इंटेंसिटी को 2005 के स्तर से 33 से 35% कम करना। दूसरा, हमारी कुल बिजली उत्पादन क्षमता का 40% गैर जीवाश्म ईंधन यानी नॉन फॉसिल फ्यूल स्रोतों से हासिल करना। ठीक है। तीसरा, 1775 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करना। और चौथा, जंगलों के जरिए 2.5 से 3 अरब टन अतिरिक्त कार्बन सोखना। तो चलिए इस रिपोर्ट कार्ड की पहली लाइन से शुरू करते हैं, जहां सबसे अच्छी खबर है उत्सर्जन तीव्रता। हाँ। लेख कहता है कि भारत ने 2030 का लक्ष्य 10 साल पहले 2020 में ही पूरा कर लिया। बिल्कुल। हमने अपनी उत्सर्जन तीव्रता में लगभग 36% की कमी कर ली है। पहली नजर में तो ये एक शानदार जीत लगती है। हाँ बिल्कुल। और ये कोई तुक्का नहीं है। इसके पीछे 3 ठोस संरचनात्मक बदलाव है। अच्छा। पहला तो ये कि हमने सौर, पवन और परमाणु ऊर्जा जैसे गैर जीवाश्म स्रोतों को बहुत तेजी से बढ़ाया है। दूसरा, हमारी अर्थव्यवस्था का झुकाव वो सर्विस और डिजिटल सेक्टर की तरफ हुआ है, जो फैक्ट्री चलाने के मुकाबले कम कार्बन पैदा करते हैं। सही। और तीसरा, सरकार की पैट यानी परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड और उजाला जैसी योजनाओं ने इंडस्ट्री और घरों में बिजली की खपत पर आप कह सकती हैं एक लगाम लगाई है। अच्छा। इन सब ने मिलकर प्रति यूनिट जीडीपी हमारे उत्सर्जन को कम किया है। एक मिनट, यहीं पर मेरी गाड़ी अटक जाती है। अगर हमारी एमिशन इंटेंसिटी प्रति यूनिट जीडीपी उत्सर्जन इतनी अच्छी तरह से कम हो रही है, तो फिर भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक क्यों बना हुआ है? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। 2020 में हमारा कुल उत्सर्जन लगभग 2959 मिलियन टन CO2 था। ये तो बहुत ज्यादा है। ये तो एक विरोधाभास है। यही तो इस कहानी की सबसे दिलचस्प पहेली है। इसे विशेषज्ञ पार्शियल डीकपलिंग कहते हैं। पार्शियल डीकपलिंग? हाँ, इसे ऐसे समझें। मान लीजिए आपने एक नई आधुनिक कार खरीदी जो बहुत अच्छा माइलेज देती है। तो आपकी माइलेज इंटेंसिटी या प्रति किलोमीटर पेट्रोल की खपत बेहतर हो गई। ठीक है। लेकिन अब आप उस नई कार को पहले से दुगना ज्यादा चला रहे हैं, तो क्या होगा? तो कुल मिला के पेट्रोल तो उतना ही या शायद ज्यादा ही चलेगा। बिल्कुल। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी अर्थव्यवस्था ज्यादा एफिशिएंट तो हो गई है, लेकिन हम अर्थव्यवस्था के इंजन को इतनी तेजी से दौड़ा रहे हैं कि कुल प्रदूषण कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। बिल्कुल सही पकड़ा। हमारी जीडीपी के बढ़ने की रफ्तार उत्सर्जन बढ़ने की रफ्तार से ज्यादा तेज है। हाँ। और ये राष्ट्रीय औसत एक और कहानी छुपाता है। बिजली बनाने के सेक्टर में तो CO2 की ग्रोथ थोड़ी धीमी हुई है, लेकिन सीमेंट, स्टील और ट्रांसपोर्ट जैसे क्षेत्रों से उत्सर्जन लगातार बढ़ रहा है। अच्छा। G20 देशों से तुलना करें तो हमारी तीव्रता में गिरावट की दर अच्छी है, पर कड़वा सच ये है कि हमारी बिजली का इतना बड़ा हिस्सा आज भी कोयले से आता है कि प्रति यूनिट बिजली पैदा करने पर हमारा उत्सर्जन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो उत्सर्जन की तीव्रता वाली कहानी समझ आ गई। कागज पे तो जीत है, पर असलियत में चुनौती अभी भी बाकी है। हाँ। और इसका सीधा कनेक्शन इस बात से है कि हमारी बिजली आ कहां से रही है। तो चलिए नवीकरणीय ऊर्जा की बात करते हैं। बिल्कुल। यहाँ भी आंकड़े तो पहली नजर में हैरान कर देते हैं। हमारी 51% से ज्यादा बिजली उत्पादन क्षमता अब गैर जीवाश्म स्रोतों से आती है। हाँ, ये आंकड़ा बिल्कुल सही है। 2030 का वो 40% का लक्ष्य हमने कब का पार कर लिया है। हाँ, और यहीं पर दूसरा बड़ा विरोधाभास छिपा है। अच्छा। यहाँ हमें स्थापित क्षमता यानी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी और जो असल में बिजली बन रही है और वास्तविक बिजली उत्पादन यानी एक्चुअल जनरेशन के बीच के फर्क को समझना होगा। ये वैसा ही है जैसे आपकी कार का इंजन 200 की स्पीड तक जा सकता है, पर आप शहर में उसे 40 की स्पीड पर ही चला पाते हैं। तो 51% क्षमता, लेकिन असल बिजली कितनी? ये आंकड़ा क्या है? असल बिजली सिर्फ 22%। क्या सिर्फ 22%? जी हाँ।
2024-25 में हमारी कुल बिजली की जरूरत का केवल 22% हिस्सा ही नवीकरणीय स्रोतों से आया, 51% क्षमता होने के बावजूद। ये आंकड़ा तो चौंकाने वाला है। तो ये बड़े बड़े सोलर और विंड फार्म्स क्या सिर्फ दिखावे के लिए हैं? इनसे बिजली ग्रिड तक क्यों नहीं पहुंच रही? दिखावा नहीं। इसका मतलब तो ये हुआ कि असली कहानी आज भी कोयला ही लिख रहा है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। असली कहानी कोयला ही है, जो आज भी हमारी 70% से ज्यादा बिजली पैदा करता है। 70%? हाँ, और वजह है सौर और पवन ऊर्जा की प्रकृति। सूरज हमेशा नहीं चमकता और हवा हमेशा नहीं चलती। इसे इंटरमिटेंसी कहते हैं। जब ये स्रोत काम नहीं कर रहे होते तब हमें 24 घंटे चलने वाले कोयला प्लांट पर ही निर्भर रहना पड़ता है, और इस समस्या का एक ही समाधान है। स्टोरेज, ऊर्जा भंडारण। बिल्कुल, एनर्जी स्टोरेज। तो भंडारण की स्थिति क्या है अभी? हमें कितनी जरूरत है और हमारे पास है कितना? केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण का अनुमान है कि 2030 तक हमें 336 गीगावाट घंटे मतलब GWH की स्टोरेज क्षमता चाहिए होगी। 336 GWH? हाँ। ओके। और हमारे पास सितंबर 2025 तक कितनी चालू है, अंदाजा लगाइए। शायद 10-20? सिर्फ 500 मेगावाट घंटे MWH। रे बाप रे, ये तो ऐसा हुआ कि हमने पानी जमा करने के लिए एक बहुत बड़ा डैम तो बना लिया, लेकिन उसे भरने के लिए सिर्फ एक बाल्टी रखी है। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। इतना बड़ा गैप। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा गैप है। और इसके अलावा ग्रिड तक बिजली पहुंचाने में देरी, जमीन अधिग्रहण की समस्याएं, ये सब चुनौतियां भी हैं। सरकार के राष्ट्रीय सौर मिशन और PM कुसुम जैसी योजनाएं अच्छी हैं, लेकिन जब इन्हें जमीन पर उतारने की बात आती है तो ये स्टोरेज और कनेक्टिविटी जैसी दिक्कतें सामने आ जाती हैं। और हम रिन्यूएबल एनर्जी का पूरा फायदा नहीं उठा पाते। बिल्कुल। तो नवीकरणीय ऊर्जा की कहानी भी उम्मीद और हकीकत के बड़े अंतर की कहानी है। चलिए अब तीसरे वादे की पड़ताल करते हैं, जंगलों के जरिए कार्बन सोखना। यहां तो रिपोर्ट कार्ड एकदम साफ सुथरा लगता है। लक्ष्य था 2.5 से 3 अरब टन अतिरिक्त कार्बन सोखने का, और हम 2.2 अरब टन तक पहुंच चुके हैं। हाँ, कागज पर तो यही दिखता है। ये तो साफ साफ जीत है ना? देखने में तो ऐसा ही लगता है, लेकिन यह सारा खेल जंगल की परिभाषा में छिपा है। परिभाषा में? हाँ, जब फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया फॉरेस्ट कवर कहता है तो आपके दिमाग में क्या तस्वीर बनती है? घना जंगल, तरह तरह के पेड़ पौधे, जंगली जानवर, मतलब एक असली जंगल। बिल्कुल, लेकिन उनकी आधिकारिक परिभाषा में 1 हेक्टेयर से बड़ा कोई भी इलाका जहां 10% से ज्यादा पेड़ों की छांव हो, वो फॉरेस्ट है। 10% बस? हाँ, और इसमें घने जंगलों के साथ साथ चाय के बागान, आम के बाग और यहाँ तक कि सड़क किनारे लगे पेड़ों की लाइन भी फॉरेस्ट ही मानी जाती है। क्या सच में? मतलब चाय के बागान को भी जंगल गिना जा रहा है? जी हाँ। ये तो आंकड़ों का खेल हुआ। क्या एक असली जंगल और एक बागान की कार्बन सोखने की क्षमता और पर्यावरण को फायदा पहुंचाने की ताकत बराबर हो सकती है? कभी नहीं। यही तो मुद्दा है। सैटेलाइट से देखने पर दोनों हरे दिखते हैं, पर जमीन पर उनकी पारिस्थितिक कीमत में जमीन आसमान का फर्क है। ये आंकड़ों का ऐसा खेल है जो हमें असलियत से दूर ले जाता है, और इसीलिए 2021 से 2023 के बीच हमारे वन क्षेत्र में सिर्फ 156 वर्ग किलोमीटर की मामूली बढ़ोतरी हुई। ये इस परिभाषा की सीमाओं को दिखाता है। और इसे लागू करने में भी तो दिक्कतें होंगी। मैंने CAMPA फंड के बारे में पढ़ा था। हाँ, प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम। सही। उसमें करीब 95,000 करोड़ रुपए जमा हैं, ताकि जंगलों के नुकसान की भरपाई के लिए पेड़ लगाए जा सकें। हाँ, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल बहुत असमान है। दिल्ली जैसे राज्य ने 2019 से 2024 के बीच अपने हिस्से का सिर्फ 23% पैसा ही खर्च किया। सिर्फ 23%? हाँ, और फिर ग्रीन इंडिया मिशन जैसी योजनाओं में कागज पर पेड़ लगाने को प्राकृतिक रूप से जंगल को पनपने देने के बराबर मान लिया जाता है, जबकि दोनों का असर बहुत अलग होता है। ठीक है। और इन सब के ऊपर जलवायु परिवर्तन का दबाव भी है। सैटेलाइट हमें दिखा सकता है कि देश में हरियाली बढ़ रही है, लेकिन पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत जैसे इलाकों में वहां बढ़ता तापमान और पानी की कमी पेड़ों की सेहत और उनकी कार्बन सोखने की क्षमता पर बुरा असर डाल रही है। तो ऐसा लगता है कि हमारा पूरा ध्यान कार्बन की बही खाता, मतलब कार्बन अकाउंटिंग पर है। बिल्कुल। जंगल की सेहत सुधारने पर नहीं।
हम बस पेड़ गिन रहे हैं, जंगल नहीं बना रहे हैं। सही कहा आपने। तो इस पूरी जांच पड़ताल का सार क्या निकलता है? हमने जो देखा वो विरोधाभासों की एक कहानी है। हेडलाइन में चमकते हुए आंकड़े हैं, लेकिन उनके पीछे ऊर्जा और पर्यावरण से जुड़ी गहरी संरचनात्मक चुनौतियां छिपी हैं। कुल उत्सर्जन बढ़ रहा है। हाँ। हमारी विशाल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कोयले की जगह नहीं ले पा रही। हाँ। और हमारे जंगल के लक्ष्य संख्या पर केंद्रित हैं, जंगल की गुणवत्ता पर नहीं। बिल्कुल। और अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो आगे का रास्ता साफ है। हमें कुछ ठोस कदम उठाने ही होंगे। जैसे कि पहला और सबसे जरूरी, बैटरी भंडारण को युद्ध स्तर पर बढ़ाना होगा ताकि रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता को वास्तविक बिजली में बदला जा सके। ठीक है। दूसरा, कोयले से बिजली बनाना कैसे और कब कम किया जाएगा, इसका एक पारदर्शी और समयबद्ध रोड मैप बनाना होगा। एक एग्जिट प्लान। हाँ, एक तरह से। तीसरा, हमें वन प्रशासन को सुधारना होगा ताकि ध्यान सिर्फ कार्बन के आंकड़ों से हटकर जंगल की सेहत और जैव विविधता पर आए। और चौथा, हर क्षेत्र में प्रगति को ट्रैक करने के लिए डेटा में और पारदर्शिता लानी होगी। लेख ये भी कहता है कि आने वाले 5 साल इन बाधाओं को दूर करने के लिए एक सुनहरा मौका है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है। अब सिर्फ नई तकनीक और पैसा बहाने से काम नहीं चलेगा। अब जरूरत है प्रणालीगत समन्वय और अच्छे सुशासन की, जहां केंद्र के मंत्रालय और राज्य सरकारें मिलकर इन समस्याओं को सुलझाएं। हाँ, समन्वय बहुत जरूरी है। तो आज की चर्चा का निचोड़ यही है कि भारत की जलवायु कार्रवाई एक सिक्के के 2 पहलुओं जैसी है। एक तरफ प्रभावशाली हेडलाइन उपलब्धियां हैं, तो दूसरी तरफ ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में गहरी चुनौतियां हैं जिन्हें हम नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाती हूँ। जरूर। भारत अपने जलवायु लक्ष्यों के लिए तकनीक और पूंजी पर बहुत ध्यान दे रहा है, जो जरूरी भी है, लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये दृष्टिकोण हमें सिर्फ आंकड़ों और स्प्रेडशीट की लड़ाई जिताएगा, जबकि हम पर्यावरण की गुणवत्ता और ऊर्जा सुरक्षा की असली जंग हार जाएंगे? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। इस गहरी पड़ताल में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर किसी के कोई सवाल हैं या वो किसी और विषय पर ऐसी ही चर्चा चाहते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी ही जानकारी भरी चर्चाओं के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।